तो देखो ये जो एमसीक्यू है वो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने जो एमसीक्यू लिए थे, ठीक है, जो 33 एमसीक्यू थे वो सारे एमसीक्यू है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको कोर्स में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन करवाए, इवन जितने एमसीक्यू करवाए, वो सब कर लो और ये आज जो मैं करवा रहा हूँ उसको एक बार समझ लो, ठीक है। तो देखो जो कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ बाकी है वो भी कंप्लीट कर लो यहाँ से। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज रिलेवेंट टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अब देखो कॉस्टिंग में अलग अलग कॉस्टिंग के टाइप्स है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, यूनिट कॉस्टिंग है। अब ये कौन सी इंडस्ट्री को कौन सी मतलब इंडस्ट्री के अंदर ये कॉस्टिंग की जो मेथड है वो अप्लाई होती है। जैसे देखो आपकी बुक्स में ये वाला टॉपिक है, जैसे यूनिट कॉस्टिंग किस में अप्लाई होता है। तो यूनिट कॉस्टिंग किस में अप्लाई होता है ये आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। इसको रीड करके जाना, यहाँ से एटलीस्ट 1 या 2 एमसीक्यू जरूर आएंगे, ठीक है। यहाँ से एटलीस्ट 1 या 2 एमसीक्यू कंपलसरी, मतलब देखो लास्ट ईयर के पेपर में भी थे, इस बार भी आएंगे। जॉब कॉस्टिंग में कौन से जॉब कॉस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहाँ पर होती है, वो एकदम सिंपल आपको समझ में भी आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, ठीक है, ये सब में यूज़ होता है। फिर बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज़ होता है वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन सा होता है वो मिल जाएगा। तो देखो अपने को क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहाँ पर होता है। तो जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रेलवे, ठीक है, ये सब में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता है, ठीक है। जैसे आप बीआरटीएस की बस की जो सुविधा लेते हो ना, रेलवे में जाते हो, टिकट लेते हो, तो ये सब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से व्हीकल सर्विस जो है ना, व्हीकल सर्विस वो एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का पार्ट है, ठीक है। क्लियर? तो एक बार ये सारे पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से पढ़ लेना। ओके चलो, उसके बाद पेपर इंडस्ट्री। ओके देखो अभी यहाँ पर बोला पेपर इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट की मेथड फॉलो होती है। अभी तो ऊपर पढ़ के आए पेपर कॉस्ट, मतलब पेपर के अंदर कौन सी मेथड फॉलो होती है। ये रहा देखो पेपर के अंदर, यहाँ पर ये रहा पेपर मिल्स 7 नंबर पे। पेपर मिल्स में यूनिट कॉस्टिंग फॉलो होती है, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग के एक पेपर का क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्टिंग। जो आपका लास्ट चैप्टर है ना वो भी एक यूनिट कॉस्टिंग का ही है, ठीक है। तो वो पेपर इंडस्ट्री में फॉलो होती है, ठीक है। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे कर लेना, ठीक है, बिकॉज अभी तक जितने भी पेपर निकले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू रिपीटेड हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस करके पूछे। एक ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गैलन और लीटर। ये लीटर जो है ना, लीटर जैसे कोई भी वस्तु होती है उसकी कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेपर इंडस्ट्री में पेपर के हिसाब से कॉस्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर लीटर के हिसाब से कॉस्ट कहाँ पर डिसाइड होती है। तो सीधी बात है, ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर कुछ चीज़ केमिकल वाइज हो, मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे वाटर है, कोई केमिकल है, ठीक है, ये सब एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में होता है उनको ही तो लीटर में हम मेज़र करते हैं ना। लीटर में किसको मेज़र करते हैं, सीमेंट को थोड़ी लीटर में मेज़र करते हैं। तो सीधी बात यार, कॉमन सेंस लगाओगे तो भी पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। व्हीकल सर्विस थोड़ी लीटर में होती है, ये भी गलत हो गया। पेपर इंडस्ट्री में अभी तो पढ़ के आया कि यूनिट कॉस्टिंग होता है, तो देखो ये तो गलत हो गया। अब कलर जो होता है ना, आपके घर पे जो कलर काम होता है उसमें लीटर के हिसाब से कलर मिलता है मार्केट में, कि आपको 1 लीटर का डब्बा चाहिए, 2 लीटर का चाहिए, 3 लीटर का चाहिए, ठीक है। तो कलर इंडस्ट्री जो लीटर के हिसाब से चलती। अब देखो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मैंने दे रखे हैं, एक बार इसको रीड कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेम लीटर वाला ही पूछेंगे एग्जाम में, यहाँ से कुछ भी पूछ सकते, ठीक है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा पूछे। तो ये एक बार रीड कर लेना, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो इसमें क्या आंसर आना चाहिए, इसमें क्या आंसर आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों करना पड़ता है मेरे को, मेरा सेलिंग बढ़ाने के लिए, कि मेरे पास कस्टमर ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को मैं मेरे पास बुलाऊं। तो ये एक मेरी एडवर्टाइजमेंट से ही हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अब देखो ये लास्ट ईयर के एमसीक्यू है,
आप चाहे इसको बहुत इजी समझो या फिर जो भी है, अब आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस हो गया ना, तो कुछ एमसीक्यू तो बिना कोई पढ़े लिखे भी मतलब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, देखो यहाँ पर बीच में नॉट भी है, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, अब देखो फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है ना, वो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो अपना फाइनेंशियल अकाउंट। और कॉस्ट अकाउंट में अगर आपने चैप्टर नंबर जो लास्ट वाला है यूनिट कॉस्टिंग, जिसमें प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वो पढ़ा होगा, तो एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सा इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो पहला वाला टॉपिक है ना, वो फाइनेंशियल अकाउंट को रिलेट करता है। पता है, डिविडेंड देना कॉस्ट अकाउंट को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, जो कोई कंपनी डिविडेंड देती है ना, शेयर इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देते हैं, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देते हैं, तो वो एक फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है, उसको कॉस्ट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कॉस्ट अकाउंट का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ही एक और भी आ सकता है एग्जाम में, चलो इस बार अगर पूछे तो बोल सकते हैं कि डोनेशन, तो क्या डोनेशन कॉस्ट अकाउंट का पार्ट होता है? नहीं, डोनेशन कॉस्ट अकाउंट का पार्ट नहीं होता, वो फाइनेंशियल अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना। चलो, अब पीरियडिकल कॉस्ट। अब देखो यार, मतलब पीरियडिकल कॉस्ट मतलब एक फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, जैसे ऑफिस का रेंट, अगर मेरी ऑफिस का अगर भाड़ा देता हूँ तो 1 महीने का मैंने भाड़ा दे दिया, अभी मैं ऑफिस चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, मैं मेरी दुकान ओपन करूँ या नहीं करूँ, मेरे को वो रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि रेंट नहीं दूंगा। एक पीरियडिकल कॉस्ट है, पूरा 1 महीने का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, महीने का पूरा भाड़ा दे दिया, ठीक है, पूरा 1 महीने के हिसाब से भाड़ा जाएगा। where the costs are ascertained after they are already incurred, मतलब कॉस्ट ascertain करोगे, मतलब आप कॉस्ट अमाउंट जो है, मतलब कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स करोगे जब वो ऑलरेडी इंकर्ड हो जाएगा, तो उस मेथड को हमें कौन सी मेथड बोलना है? तो उसको बोलेंगे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। अब देखो, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, ये कर लेना, कल के एग्जाम में पूछ सकते हैं। यहाँ पर है ना टोटल 4 ऑप्शन है ना, वो चारों ऑप्शन की मेथड जो है वो कब यूज होती है, वो एक बार बुक में से पढ़ लेना। ठीक है, एक्चुअली मैं अभी थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैं ले नहीं पाया इसकी, वरना इसकी थियरी मैं यहाँ पर ही ऐड कर लेता। एक तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये आपको बुक्स में मिल जाएगी थियरी में कहीं ना कहीं। ठीक है, पहले जितना मैंने पढ़ा है वो पढ़ लो, फिर अगर टाइम बचा तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, हो सकता है कि इस बार कोई और मेथड पूछ लें। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर ट्रू। ओके, कौन सा सही है? मटेरियल कंट्रोल। अब देखो, मटेरियल कंट्रोल वाला चैप्टर मतलब आप वो मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, ईओक्यू ये सब करते हो ना, वो वाला टॉपिक है। मुझे बताओ, मटेरियल को कंट्रोल क्यों करते हैं? अगर आपकी फैक्ट्री में मटेरियल अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री में जो मटेरियल का शॉर्टेज हो जाए और आपका प्रोडक्शन रुक जाए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो पहला पढ़ो, वेयर मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन दे मस्ट बी रेडीली अवेलेबल। ये देखो, ये पहला तो ऑब्जेक्ट है कि अगर आपको जब भी मटेरियल की ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो मटेरियल स्टॉक में होना जरूरी है। ठीक है, तो वो तभी होगा जब आप मटेरियल को ठीक ठाक मैनेज करते होंगे। ठीक है, आपका मैनेजर जो है, मटेरियल कंट्रोलर जो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है, वो ठीक ठाक उसको मैनेज करता होगा। और दूसरा है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन। ये भी बहुत सही है, क्योंकि यार देखो, अगर आपको अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखना है, ठीक है, और आप मटेरियल ही मैनेज नहीं करोगे तो कैसे मतलब कंटिन्यू रख पाओगे? मटेरियल की शॉर्टेज हो जाएगी, तो मटेरियल शॉर्टेज होने के कारण आप उसको प्रोडक्शन कर पाओगे क्या? नहीं। तो ये पहले दोनों ही है ना, वो ऑब्जेक्ट है उसके, कि मटेरियल कंट्रोल करने के ऑब्जेक्ट। तो सीधी बात है, अगर पहले 2 सही है तो आपका आंसर डी हो जाएगा फिर। ठीक है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ परचेसिंग एंड स्टोरेज, ये भी उसका एक ऑब्जेक्ट है। मतलब तीनों 3 सही आंसर है, तो आंसर डी लिख कर। ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज यूज फॉर इशूइंग द मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब देखो ये तो मैंने आपको करवाया भी है, आप कोर्स में देखोगे तो वहां पर मिल जाएगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स आ जाएगा, ये इसका एक आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैंने आपको करवाया भी है, ठीक है, आप देख लेना एक बार। हाँ ये एक है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा है, देखो देखो ये लास्ट ईयर का पेपर है, जाने माने टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछा है, कोई बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन नहीं पूछा। बोला इंसेंटिव वेजेस सिस्टम कौन सी है, तो आपको पता है कि देखो इंसेंटिव वेजेस सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इंसेंटिव वेजेस सिस्टम जो है वो यहां पर है, ये रहा, और उसमें देखो हेल्सी, रोवेन, टेलर, ठीक है, सब कुछ आ जाता है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, ठीक है, ये सारी मेथड जो है वो इंसेंटिव वेजेस सिस्टम है। तो यहाँ पर देखो रोवेन भी आ गया, हेल्सी भी आ गया, तो बोनस प्लान भी तो इंसेंटिव वेजेस सिस्टम ही तो। इंसेंटिव मतलब आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं अपने काम करने के बाद भी, जैसे बोनस मिलना, रोवेन में भी बोनस मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड उसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखो सिंपल से है, कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो ये बहुत अच्छा मेरे को एमसीक्यू लगा। ओके, रिसेस टाइम जो है ना, जो हम वर्कर को देते हैं, ठीक है, जैसे लंच टाइम, ठीक है, लंच टाइम जो देते हैं ना, वो इनमें से क्या होता है, मतलब लंच टाइम अगर हम देते हैं उसके कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके लिए बताओ। लंच टाइम अगर प्रोवाइड करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक हो ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसके लिए पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इतना खास। देखो अगर लंच टाइम अगर आप देते हो तो क्या मुझे बताओ कि लंच टाइम में कोई काम करता है, अब खुद सोचो, लंच टाइम में कोई काम करेगा, नहीं करेगा ना, लंच टाइम में कौन काम करता है, तो सीधी बात है लंच टाइम जो है ना वो अनप्रोडक्टिव है। ओके, अब अनप्रोडक्टिव तो है, मतलब ये तो बात समझ में आती है अनप्रोडक्टिव है, तो इसीलिए ए और बी में से ही आंसर हो सकता है, सी आंसर तो कदापि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉन मतलब लिखा है कि भाई नॉन अनप्रोडक्टिव, ठीक है, तो वो तो अनप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो ए और बी में से ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो देखो अनप्रोडक्टिव वर्क भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो नॉर्मल होगा और एक तो एब नॉर्मल होगा। अब याद करो मैंने एब नॉर्मल और नॉर्मल भी जो चलाया ना आपको कोर्स के अंदर, वहाँ पर बताया कि नॉर्मल टाइम मतलब इसका क्या होता है और एब नॉर्मल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल मतलब वो टाइम होता है जो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, मतलब वो कंपलसरी आपको देना पड़ेगा, जैसे लंच टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एब नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम होता है ना, एब नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम, उसको अगर आप थोड़ा बहुत कुछ मैनेजमेंट करते हो उसके उसके थ्रू आउट उसको लेस कर सकते हो। जैसे समझो कि पावर फेलियर हो जाता है, जैसे पावर कट हो जाता है, आपको कल के उठ के पूछ सकते हैं रिसेस टाइम की जगह पर ऐसा भी पूछ सकते हैं पावर फेलियर। अब समझो कोई इंडस्ट्री में पावर फेलियर हो जाता है, पावर कट हो जाता है, तो उसके कारण क्या कंपनी जनरेटर लगा के उसको कम कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, तो वो एक एब नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप वर्कर को लंच टाइम दे रहे हो, वो एक नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम हो जाता है, वो देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलेगा ना। इफ सेपरेट मीटर इज नॉट अलोकेट, ये तो देखो टैक्सेशन में भी कर लिया है कि अगर आपके पास सेपरेट मीटर मतलब अवेलेबल नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो यार देखो ये तो हमने टैक्सेशन में भी पढ़ लिया, एरिया ऑक्यूपाइड। और अगर समझो एरिया ऑक्यूपाई नहीं दिया है तो आपको दे सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट, ओके, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट, ओके, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी एरिया है तो फिर ठीक है, एरिया को टिक कर लो, बात खत्म करो, ओके, क्लियर। चलो बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, देखो इनडायरेक्ट लेबर जो होता है ना वो डायरेक्ट लेबर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना उसमें मिल जाएगा, ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना उसमें मिल जाएगा, ओवरहेड एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ओके। चल
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। अब देखो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस पूछा है, बताओ इसमें क्या आंसर आएगा, मुझे बताओ। सिंपल सा है, इसमें मतलब क्या आंसर आएगा वो। ओके, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ये आपने टैक्सेशन में भी करके आते हैं, नंबर ऑफ वर्कर के हिसाब से आप अलोकेट करते हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्कर होते हैं उसके हिसाब से अलोकेट हो जाता है। ओके, चलो इसके बाद है रेंट ऑफ अ देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्लांट, देखो यहां पर ये वर्ड पढ़ना, अगर रेंट है वो कोई स्पेशल प्लांट का है। स्पेशल प्लांट मतलब पता है, जैसे मतलब कोई प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जैसे मतलब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग के लिए जो एक स्पेशल प्लांट लगता है कभी ना कभी, मतलब कोई भी ऐसा स्पेशल प्लांट हो सकता है जो प्रोडक्शन करने के लिए उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्लांट के बिना डायरेक्टली प्रोडक्शन क्रिएट ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन होगा यहाँ पर ए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंस। चलो 16, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट सोन इन कॉस्ट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब इसके जगह पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा हम नहीं दिखाते कॉस्ट सीट में। कॉस्ट सीट मतलब कॉस्ट सीट वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था यूनिट कॉस्टिंग का, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट कॉस्टिंग का, ठीक है, जिसमें आप प्राइम कॉस्ट, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर ये सब करते हो। आप कभी वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी किया होता है ना 2-3, तो पता होगा कि आपने कभी भी उसमें डिविडेंड नहीं दिखाया होगा। डिविडेंड कहीं पर नहीं दिखाते। ठीक है, कॉस्ट सीट के अंदर डिविडेंड नहीं आता। अब वैसे ही बहुत सारे और भी टॉपिक है जो नहीं आते कॉस्ट सीट में, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया भी है, जैसे डोनेशन देना, ठीक है, कोई चैरिटी करना, ठीक है, ये सब कॉस्ट सीट में नहीं आता। ठीक है, कॉस्ट सीट में ये सब नहीं आता, वो सब फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, इसके जैसा एक आगे भी एमसीक्यू आ चुका था। ठीक है, तो ये 16 एमसीक्यू आपके हो गए। ये 16 एमसीक्यू लास्ट ईयर के जो थियरिकल एमसीक्यू है वो है यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के पेपर के। ओके, कंप्लीट करिए इसको पहले। ओके।